आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। پیشنهاد ما اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد است. که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए बात करते हैं आज के देश विदेश में ईरान की। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी लंबे समय से ईरान के सर्वोच्च नेता के विश्वास पात्र और देश के शिया धर्मतंत्र के भीतर उनके पद के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हेलीकॉप्टर का मलबा ढूंढ लिया गया है। दुर्घटना स्थल पर रईसी के जिंदा होने का कोई संकेत नहीं मिला है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन है इब्राहिम रईसी, जिन्हें ढूंढने के लिए तमाम देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी का उत्तराधिकारी भी माना जाता रहा है। ऐसे में उनके लापता होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान की सरकार की ओर से भी इसे लेकर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है। پیشنهاد ما اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد است. که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जन्म 1960 में उत्तरी पूर्वी ईरान के मशहद शहर में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे, लेकिन रईसी जब सिर्फ 5 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। रईसी की शुरुआत से ही धर्म और राजनीति की ओर झुकाव रहा है और वो छात्र जीवन में ही मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। रेहा शाह को पश्चिमी देशों का समर्थक माना जाता था। पूर्वी ईरान के मशहद शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी है। वे कम उम्र में ही ऊंचे ओहदे पर पहुंच गए थे। अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने 15 साल की उम्र से ही कोम शहर में स्थित एक शिया संस्थान में पढ़ाई शुरू कर दी थी। अपने छात्र जीवन में उन्होंने पश्चिमी देशों से समर्पित मोहम्मद रेजा शाह के खिलाफ प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था। बाद में अयातुल्ला रुहुल्ला खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति के जरिए साल 1979 में शाह को सत्ता से बेदखल कर दिया था। रईसी सिर्फ 20 साल की उम्र में ही तेहरान के करीब स्थित करास का महाअभियोजन नियुक्त कर दिया गया था। साल 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले एक दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में वो ईरान के महाअभियोजक बन गए थे। پیشنهاد ما اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل متحد است. که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو به آغوش ملت برگرداند. ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे
रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी माने जाते हैं। उन्होंने ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी का करीबी माना जाता है که هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمیاد. امیدواریم خداوند متعال به سلامتی کامل رئیس جمهور عزیز ما و همراهانشون رو با آغوش ملت برگرداند. वे जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। चुनाव अभियान के दौरान रईसी ने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रचारित किया था कि वे रूहानी शासन के दौरान पैदा हुए भ्रष्टाचार और आर्थिक संकट से निपटने के लिए सबसे अच्छे विकल्प हैं। عمل جنایتکارانتون مردم رو بترسانید. زورتون نمیرسه به مقاومت. قدرتتون در مقابل نیروهای مقاومت کاراییشو از دست داده. حالا به مردم بیگناه میپردازید. بدانید در مقابل این جنایت هولناک هزینه سختی خواهید داد. इब्राहिमी रईसी शिया परंपरा के मुताबिक हमेशा काली पगड़ी पहनते थे, जो ये बताती है कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं। उन्होंने इजातुल इस्लाम यानी इस्लाम का सबूत की धार्मिक पदवी भी दी गई है। रईसी जब महज 25 साल के थे तब वो ईरान के डिप्टी प्रोसिक्यूटर सरकार के दूसरे नंबर के वकील बन गए थे। बाद में वो जज बने और साल 1988 में बने उन खुफिया ट्रिब्यूनल्स में शामिल हो गए जिन्हें डेथ कमेटी के नाम से जाना जाता है। इन ट्रिब्यूनल्स ने उन हजारों राजनीतिक कैदियों पर दोबारा मुकदमा चलाया जो अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण पहले ही जेल की सजा काट रहे थे। इन राजनीतिक कैदियों में से ज्यादातर लोग ईरान में वामपंथी और विपक्षी समूह मुजाहिदीन खलीफा मीक या पीपुल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के सदस्य थे। इन ट्रिब्यूनल्स ने कुल कितने राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा दी, इस संख्या के बारे में ठीक मालूम नहीं है, लेकिन मानव अधिकार समूह का कहना है कि इनमें लगभग 5000 पुरुष और महिलाएं शामिल थी। फांसी के बाद इन सभी को अज्ञात सामूहिक कब्रों में दफन कर दिया गया था। मानव अधिकार कार्यकर्ता इस घटना को मानवता के विरुद्ध अपराध बताते हैं। इब्राहिमी रईसी ने इस मामले में अपनी भूमिका से लगातार इनकार किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी के फतवे के मुताबिक ये सजा उचित थी। ये तो था हमारा आज का देश विदेश का सेगमेंट। फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।